बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा अभी 10 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी, जिसे सिर्फ पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का ही शौक था। लेकिन अचानक इस 10 साल की बच्ची पर एक तूफान आ गिरता है। जब एक दिन उसके माता पिता घर आ रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में माँ की तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन पिता बच जाते हैं। उनको ज्यादा चोटें नहीं आती। जब यह खबर नेहा को पता लगती है तो वह बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ हमारा कितना ख्याल रखती थी, हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती थी और मुझे रात को लोरी सुनाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, स्कूल जाने को तैयार करती थी, मेरा होमवर्क कराती थी। अब यह सब काम कौन कराएगा? मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पिताजी पिताजी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? नेहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह तो प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। चुप हो जा मेरी बच्ची। इस तरह से नेहा के पिता किशोर दास अपनी बेटी को दिलासा देते हैं और अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देते हैं। नेहा अपनी मां की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि किशोर दास नेहा को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। सुबह वह काम पर चले जाते और पूरे दिन नेहा घर में अकेली इधर उधर उदास घूमती रहती, रोती रहती, अपनी माँ को याद करती रहती। वह न ठीक तरह से खा रही थी और न ही ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान लगा पा रही थी, जिस वजह से नेहा की तबीयत खराब रहने लगी। अपनी बेटी की यूं बिगड़ती तबीयत देख किशोर दास को बहुत अफसोस होता है और एक दिन वह कविता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके अपने पहले से ही 2 बच्चे थे, बेटी राधा और बेटा सोनू। शादी करने के बाद कविता और उसके दोनों बच्चों के साथ किशोर दास घर आ जाता है और नेहा को बताता है कि वह उसकी नई माँ है। माँ का नाम सुनते ही नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कविता नेहा से कहती है, नेहा मेरी प्यारी बच्ची, तो कभी भी मुझे सौतेली मत समझना, मैं तुझे बिल्कुल अपने दोनों बच्चे की तरह ही प्यार दूंगी। आजा, मेरे पास आजा। देखो तो प्यारी सी बच्ची कैसे मुरझा गई, जैसे कोई गुलाब का फूल मुरझा गया हो। तो परेशान मत हो, मैं तेरे लिए अभी खाना बना कर लेकर आती हूँ और अपने हाथ से खिलाऊंगी अपनी प्यारी बेटी को। कविता के मुंह से ये मीठी मीठी बातें सुनकर किशोर दास को बहुत अच्छा लगता है। वह सोचता है कि उसने दूसरी शादी कर कोई गलती नहीं की, लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि कविता यह सब ड्रामे कर रही है। वह तो बहुत ही जालिम औरत है। उसने किशोर दास से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है और किशोर दास को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। बस कविता इसी मौके की तलाश में थी और अब वह अपना असली रूप दिखाना नेहा को शुरू कर देती है। माँ, दोपहर भी किचन में कुछ खाने के लिए नहीं था, शाम हो चुकी है, अभी भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। राधा दीदी और सोनू भैया कुछ समय पहले पिज्जा और बर्गर खा रहे थे। मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे खाने के लिए नहीं दिया। मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। मेरे बच्चों ने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, और मैं भी तुझे कुछ देने वाली नहीं हूँ। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं लग रही जो मैं तुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, उन्हें चला और खाना बना और खा ले। और हाँ, बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो देना और उसके बाद सभी बर्तन भी साफ कर देना। राधा और सोनू चलो, गर्मी बहुत हो रही है, आइसक्रीम खाने चलते हैं। और तू सुन, घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ और बर्तन भी कैसे साफ कर सकती हूँ? मैं तो अभी कितनी छोटी हूँ और खाना तो बिल्कुल नहीं बना सकती। जब पिताजी यहाँ थे तो आप मुझसे कितने प्यार से बात करती थी, और पिताजी को 2 दिन शहर गए हुए क्या हुए? आपका मेरे प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। नेहा के इतना कहते ही कविता आग बबूला हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची उसे कैसे बातें सुना रही है। तभी वह गुस्से से लाल पीली होकर नेहा की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है,
अभी तो मुझे जानते ही कितना है, आगे आगे देख होता है क्या। तुझे मैंने इस घर की नौकरानी न बना दिया तो मेरा नाम भी कविता नहीं। आज से तेरा स्कूल जाना बंद और घर के सारे काम भी तू ही करेगी और अपने लिए खाना भी बनाकर तू ही खाएगी, क्योंकि तेरे हाथ का जला भुना खाना हम तो खाने से रहे और तेरे बाप को तेरे खिलाफ कैसे भड़काना है वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज के बाद मुझे बातें सुनाने की कोशिश भी मत कर लेना, वरना तेरी जबान काट लूंगी, समझ रही है ना। चल यहाँ से, मनहूस मुझे बातें बनाएगी। ऐसा कहकर कविता अपने बच्चों के साथ बाहर आइसक्रीम खाने चली जाती है और यहाँ नेहा अपनी सौतेली माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह इतनी छोटी सी जैसे भी उससे उल्टे सीधे कपड़े धोते हैं वह धोती है, बर्तन साफ करती है और अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बन नहीं पाता और उसका हाथ भी जल जाता है। वह जले हाथ पर टूथपेस्ट लगाकर भूखे पेट ही सो जाती है और अगले दिन कविता के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और नेहा घर के काम करती है। उससे खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ से छुपकर उनकी थालियों का बचा कुचा खाना खाती है और अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, पिताजी तो शहर में है, उन्हें क्या पता कि यहाँ पर मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है और हमेशा उन्हें फोन पर मेरी छोटी छोटी शिकायत लगाती रहती है, उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती है। देखिए मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। पहले तो सिर्फ मुझे आपके जाने का ही दुख था, लेकिन अब तो मुझे मेरी सौतेली माँ के अत्याचार भी सहने पड़ते हैं। कैसे मैं दूसरों की थाली का बचा कुचा खा रही हूँ। स्कूल की पढ़ाई छूट गई, घर के कामों में छूट गई। ऐसा सोचकर नेहा बचा कुचा खाना खा रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी और उसके बाद वह झूठे बर्तन साफ करती है। तभी सोनू अपनी बहन राधा से कहता है, राधा दीदी, कितने दिन हो गए हमने किसी को परेशान नहीं किया, चलो अपने घर की इस नौकरानी को परेशान करते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर राधा और सोनू नेहा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुन नौकरानी, हमारे लिए मैगी बनाने के बाद मम्मी के रूम की सफाई करना, वह बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। तुझे क्या पता नहीं, मम्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वह शॉपिंग करके वापस आएंगी और अपना रूम गंदा देखेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। चल जल्दी से काम पर लग जा। राधा दीदी, मैंने सुबह ही माँ के रूम की सफाई की है, माँ का रूम बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझसे जबान चलाएगी। अभी रुक, तुझे तो हम दोनों भाई बहन अभी सबक सिखाते हैं। सोनू चल, दोनों मिलकर इसकी खूब अच्छे से पिटाई करते हैं, तब इस नौकरानी को समझ आएगी कि घर के मालिक से किस तरह से बात करते हैं। ऐसा कहकर राधा और सोनू दोनों मिलकर बेचारी नेहा की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। नेहा रोते रोते दोनों भाई बहन के लिए मैगी बनाती है और उन्हें देती है और उसके बाद अपनी सौतेली माँ के रूम में जाती है और साफ रूम को दोबारा से साफ करती है और उसके बाद जैसे ही अलमारी खोलती है तो कविता की फेवरेट चूड़ियाँ नीचे गिरकर टूट जाती हैं। असल में यह राधा और सोनू ने जानबूझकर किया था कि जब नेहा रूम में आए तो वह अलमारी खोले तो चूड़ियाँ नीचे गिरकर टूट जाएं और उसके बाद कविता नेहा की पिटाई करे। और जैसा कि दोनों भाई बहन ने सोचा था वैसा ही होता है। तभी कविता भी रूम में आ जाती है और अपनी फेवरेट चूड़ियां फर्श पर टूटी देख आग बबूला हो जाती है और वह नेहा का जला हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ देती है, जिस वजह से नेहा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। माँ कृपया करके मेरा हाथ छोड़ी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले ही राधा दीदी और सोनू भैया ने मेरी इतनी ज्यादा पिटाई की और अब आप। माँ मैं भी इंसान हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी गलती तो बताइए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। आपको पता है मेरा हाथ बुरी तरह से जल रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। माँ कृपया करके मेरा हाथ छोड़िए, कृपया करके मेरा हाथ छोड़िए। तेरी गलती क्या है वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तूने मेरी फेवरेट चूड़ियां तोड़ दी? और तू मुझे ये बता कि तू इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही है? सुबह तो तूने मेरे रूम की सफाई की थी, फिर अब तू मेरे रूम में क्या लेने आई है? तू क्या चोरी करने आई थी? नहीं, वो तो राधा दीदी ने कहा था, इसलिए मैं आपके रूम की सफाई करने आई थी, वरना मैं दोबारा क्यों काम करूंगी। कृपया करके मेरा हाथ तो छोड़िए। मम्मी देखो तो यह नौकरानी कैसे झूठ बोल रही है, अपनी सारी गलती का इल्जाम हम दोनों भाई बहन के ऊपर लगा रही है। मम्मी ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने तो बल्कि इस नौकरानी से मैगी मांगी थी, मगर इस नौकरानी ने मना कर दिया, कहा कि मुझे मैगी बनानी नहीं आती, हम भूखे हैं मम्मी।
अपने बच्चों की यह झूठी बातें सुनकर कविता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह नेहा को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उससे कहती है, तूने मेरे बच्चों को मैगी बनाकर देने से मना कर दिया और मेरी फेवरेट चूड़ियां भी तोड़ी। इसकी सजा तो तुझे बहुत अच्छी तरह से मिलेगी ही। ऐसा कहकर कविता बहुत सारे गंदे कपड़े नेहा के सामने डाल देती है और बहुत सारे गंदे बर्तन भी, और उससे कहती है, मनहूस ये सारा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई भी करेगी। और हाँ, जो तू हमारे आगे का बचा कुचा खाना खाती है ना, वो भी तुझे नहीं मिलेगा, वो भी तुझे 5 दिन बाद मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। जब भूखे रहकर इतना सारा काम करेगी ना, तब तुझे पता चलेगी कि हमसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। ऐसा कहकर कविता चली जाती है और दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जैसा वह चाहते थे वैसा हो चुका था। नेहा इतना सारा काम देखकर उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। पहले ही तीनों ने मिलकर इतना ज्यादा पिटाई की और ऊपर से उसका हाथ भी जला हुआ था। नेहा अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती है। तभी उसके सामने उसकी स्वर्गवासी माँ आती हैं और अपनी माँ को अपने सामने देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी नेहा की स्वर्गवासी माँ की आत्मा नेहा से कहती है, नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ। मेरी बच्ची के ऊपर और अत्याचार नहीं होंगे। बेटा, मैं तुम्हें जादुई चूड़ियाँ देती हूँ, यह लो, इन्हें पहन लो। इससे तुम्हारे सारे जख्म ठीक भी हो जाएंगे और यह सारा काम तुम आसानी से कर पाओगी। और तुम जादुई चूड़ी की मदद से अपने पिता को शहर से यहाँ भी बुलवा सकती हो और तुम अपने पिता को सारी सच्चाई बताना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खुश रहना। ऐसा कहकर नेहा की स्वर्गवासी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद नेहा वह जादुई चूड़ियाँ पहनती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है और उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है जिसकी मदद से वह सारा काम मिनटों में ही कर देती है। इतना सारा काम मिनटों में होता देख कविता, उसके दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी कविता सोचती है, इतना ज्यादा काम इस मनहूस ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। फिर यह काम इसने कैसे किया? इतनी छोटी सी लड़की, इतने सारे कपड़े, बर्तन, सफाई, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर कविता नेहा के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मुझे सच सच बताना कि तूने इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया? इतने सारे कपड़े, बर्तन, सफाई, इतनी छोटी होकर तो इतना सारा काम तो नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच सच बताना, वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। नहीं माँ, अब मेरे साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। पिताजी को शहर से आज जाने दीजिए, मैं आपकी एक एक बात पिताजी को बताऊंगी। वह बुढ़ा तेरी बात पर भरोसा करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ उसे बहुत अच्छी तरह से भड़का दिया है और अब तो वह बुढ़ा कुछ ही दिनों में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाला है। और जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, उस बुढ़े को और तुझ जैसी मनहूस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगी। बस उस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब तू मुझे बातों में मत उलझा, मुझे बता कि तूने इतनी जल्दी काम कैसे किया, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। तू मेरी बेटी का गला दबाएगी? इससे पहले मैं तेरा गला दबा दूंगा। अच्छा हुआ कि मुझे मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी कि वह परेशान है और मैं तुरंत यहाँ आ गया। ऐसा कहकर किशोरदास कविता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और उसके बाद कविता और उसके दोनों बच्चों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी कविता रोते हुए कहती है, अजी आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आप तो जानते ही थे कि मैं कितनी गरीब थी। मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी, इनका पालन पोषण कैसे करूंगी। मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कविता बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन किशोरदास उसकी एक नहीं सुनता और घर का दरवाजा बंद कर लेता है। कविता अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है। इस तरह कविता को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ किशोरदास अपनी बेटी से माफी मांगता है और अब वह नेहा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। नेहा अपने पिता और अपनी माँ की दी हुई जादुई चूड़ियों की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी
जूही को पूरी आज़ादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी। और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर, मनहूस। बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसी मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहां से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना। और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे जान से ही ना मार दें। ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ।
जूही की आवाज सुनकर कामिनी भागकर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया। अब तुझे 1 हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहां से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी वह उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्द एक राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, तो फिर ये कौन है?
अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नज़र जैसे ही सिमरन पर जाती है, वह पहली नज़र में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उससे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती हैं। हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से।